हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। इस क्लास में हम रैंक थियरम के बारे में डिस्कस करेंगे। रैंक थियरम को कई बार फंडामेंटल थियरम ऑफ लीनियर अलजेब्रा भी बोला जाता है। सो रैंक थियरम कहता क्या है कि द डायमेंशन ऑफ रो स्पेस और डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस सेम होगी। दैट इज़ व्हाट रैंक थियरम सेज। कोई भी मैट्रिक्स के लिए डायमेंशन ऑफ रो स्पेस एंड डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस सेम होगी। तो सपोज ये मेरा मैट्रिक्स है m क्रॉस n, राइट। तो उसमें जो भी मैं रो लूँगा और रो वेक्टर लूँगा उसका एक्चुअली करस्पॉन्डिंग डायमेंशंस n होगा, राइट। रो वेक्टर का डायमेंशन n होगा बिकॉज n क्रॉस n मैट्रिक्स है, दैट मीन्स m रोज है एंड n कॉलम्स है। सिमिलरली कॉलम वेक्टर का डायमेंशन r टू द m में होगा, ठीक है। सो रो रैंक क्या कहती है? रो रैंक इज द डायमेंशन ऑफ रो स्पेस, that means the subspace spanned by the row vector, right? That is a simple definition of row rank. So row rank is एंड सेम वे से कॉलम रैंक भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो दो वेक्टर आ रहे हैं वो ऑब्वियसली अलग अलग डायमेंशन के है, उसका अंडरलाइंग जो वेक्टर स्पेस में से वो आ रहे हैं वो भी अलग अलग है, बट दोनों के अकॉर्डिंग कोई भी सबस्पेस तो मैं निकाल सकता हूँ, राइट। रो वेक्टर्स के और या फिर द सेट ऑफ रो वेक्टर्स से जो भी सबस्पेस बनेगी उसकी ओरिजिनल वेक्टर स्पेस होगी वो r टू द n में होगी। सिमिलरली कॉलम वेक्टर से जो भी सबस्पेस बनेगी उसकी करस्पॉन्डिंग वेक्टर स्पेस r टू द m में होगी, राइट। बट स्टिल आई विल हैव अ सम सबस्पेस एंड आई कैन टॉक अबाउट द डायमेंशन, राइट। एंड कॉलम रैंक इज द डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस स्पैन्ड बाय द set of column vectors of the matrix, right? By the same way you can define this. The theorem says that both will be same for any matrix, okay? So to prove this, we will rely on a certain result which we have already discussed. One of the result is the Gaussian elimination, if you remember that. और गॉसियन एलिमिनेशन में हमने एक स्पेसिफिक लीनियर ऑपरेशन डिफाइन किया था जिसमें हमने बोला था कि ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, राइट। तो ये जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है उससे जो भी मैट्रिक्स बनता है, राइट, उसे हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मैट्रिक्स बोलते हैं। सो इफ यू रिमेंबर दैट, अगर मैं सपोज मेरी जो नंबर ऑफ रोज है इज 3, right? So if your m is 3 in my matrix, then अगर मैं ये ऑपरेशन करूँ R3 पे, R3 माइनस 2R1 करूँ, राइट, तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे एक यूनिक मैट्रिक्स मिलेगा, राइट। इसे एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सपोज ये जो भी यूनिक मैट्रिक्स है उसको मैं कोई भी नाम दे देता हूँ E प्राइम, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स मिलेगा वो किस तरीके से दिखेगा। सो हमने ये डिस्कस किया था कि उसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि R1 और R2 में तो मैं चेंज कर ही नहीं रहा हूँ, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो रिमेनिंग रोज होगी फर्स्ट एंड सेकंड, राइट, उसमें सेम वेक्टर्स होंगे एज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। सो 1 0, सपोज नंबर ऑफ कॉलम्स भी मैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी 3 ले रहा हूँ। इट नीड नॉट बी 3, बट इन दिस केस आई एम टेकिंग इट एज 3. So for the example, और यहाँ पे मैं R3 में ऐड कर रहा हूँ तो वो तो वन आएगा, R1 को -2 करके ऐड कर रहा हूँ तो ये 2 आएगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने कंसिडर किया m and n दोनों 3 है, n 3 होना ज़रूरी नहीं है, n 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, उसके करस्पॉन्डिंग
ये मैट्रिक्स चेंज होता जाएगा, बट ओनली थिंग हियर विल बी थर्ड जो रो होगी, राइट, उसमें R1 के करस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट है विच इज़ द वेरी फर्स्ट वन, है ना, उसका कोएफिशिएंट -2 होगा, और जो थर्ड रो है उसके करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो ये मतलब ये एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स हुआ, एंड वी से दैट दिस एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल, राइट। तो ये भी हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी जब हमने गॉसियन एलिमिनेशन डिस्कस किया था। सो बेसिकली गॉसियन एलिमिनेशन हमने कैसे किया था, मल्टीपल एलिमेंट्री मैट्रिक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई किया था, राइट। गिवन ए, कोई भी आपको ए दिया है, राइट, तो आपने कोई एलिमेंट्री मैट्रिक्स लिया, सपोज ये वाले सिनारियो में ई प्राइम लिया, तो ई प्राइम टाइम्स एम किया, ई प्राइम टाइम्स ए किया, फिर उसी को आपने चेंज किया, राइट, तो फिर ई डबल प्राइम टाइम्स जो भी मैट्रिक्स आया उसमें एक और एलिमेंट्री रो मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज ई प्राइम टाइम्स ए एंड लाइकवाइज, राइट। और अल्टीमेटली हमने बोला था कि वी हैव ऑब्टेन समथिंग कॉल्ड एज अ रो एक्लॉन फॉर्म मैट्रिक्स और द अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, राइट। सो दिस इज सेम एज अ, you know, at every step what I am doing is multiplying or left multiplying elementary row operation matrix तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि U कैन बी रिटन एज अ, यू नो, सम एलिमेंट्री मैट्रिसेस मल्टीप्लाइड इन अ सीक्वेंस, राइट। सो लेट्स से E1 E2 अप टिल Ek, राइट, एंड देन ओरिजिनल मैट्रिक्स है, तो U कैन बी रिटन एज दिस एज वेल, बिकॉज मैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. So since every elementary matrix is invertible, we have also said that whatever the sequence of elementary matrix multiplication you do, and उसके corresponding जो matrix बनेगा, that will also be invertible, right? So more specifically, in this scenario, you can actually calculate the inverse of these matrices. Which is given by, I'm sorry, ये माइनस नहीं आएगा, राइट, बिकॉज एवरी एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज ऑल्सो इन्वर्टिबल. मैं सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो इन्वर्टिबल. वन वन फंक्शन है, राइट, जो हमने डिस्कस किया था. सो यू कैन राइट इट, दिस इज ट्रू बिकॉज एवरी एलिमेंट्री मैट्रिक्स EI इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. फॉर ऑल आई, ठीक है. सो अभी ये आप प्लीज रिमेंबर दिस, एंड यूजिंग दिस विल प्रूव आवर मेन थियरम विच वी कॉल इट एज अ फंडामेंटल थियरम ऑफ लीनियर अलजेब्रा और रैंक थियरम. ठीक है. सो लेट अस नाउ स्टार्ट आवर एक्चुअल प्रूफ. तो हमें प्रूव करना है कि कोई भी मैट्रिक्स आप लोग उसकी रो स्पेस के जो डायमेंशन है, रो स्पेस मतलब कि अब जो भी रो वेक्टर है उससे जो सबस्पेस फॉर्म हो रही है उसकी बात हो रही है, राइट. सो द डायमेंशन ऑफ रो स्पेस, और उसे रो रैंक भी बोलते हैं, इज सेम एज डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस. ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है. तो मैं एक जेनरिक मैट्रिक्स लेता हूँ, ये है ना, उसमें कुछ जेनरिक एंट्री लेता हूँ. अभी के लिए मैं 3x3 ले रहा हूँ, है ना. जनरिकली आप m×n मैट्रिक्स भी ले सकते हो. सो बाय द वे, ये एक टर्मिनोलॉजी है. कॉलम स्पेस जो है कोई भी मैट्रिक्स की, उसे रेंज ऑफ दैट मैट्रिक्स भी कहते हैं. वाई? बिकॉज अगर आप फंक्शन टर्मिनोलॉजी में कोई भी मैट्रिक्स को सोचो तो उसमें आपको पता होगा कि समथिंग कॉल्ड एज अ डोमेन, समथिंग कॉल्ड एज अ कोडोमेन, and there is subset of codomain which is range, right? So range of A is, you know, set of vector that you can form by the
by the right multiplying any vector with the matrix A. Right? That is the range of A. मतलब it is just a column space of the matrix A. ठीक है. फंक्शन टर्मिनोलॉजी में भी रेंज उसी को कहते हैं, राइट, कि कोई भी इनपुट लो, जो भी आउटपुट आ रहा है, राइट, और जो भी पॉसिबल आउटपुट्स आ रहे हैं उसका सेट बनाओ, है ना. द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन योर कोड डोमेन, यू नो, वेयर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन प्री इमेज. तो ये कॉलम स्पेस भी इज जस्ट सेम थिंग, राइट. सेट ऑफ वेक्टर्स, द सेट ऑफ वेक्टर्स फॉर विच देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन प्री इमेज, मतलब कि कोई भी x ऐसा है एग्जिस्ट हो रहा है सच दैट x इज इक्वल टू y, एंड ये वो सारे ही y को आप कंसिडर कर रहे हो, राइट. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन जब हमने डिस्कस किया था तब हमने डिस्कस. सो लेट्स से आई टेक अ एनी मैट्रिक्स, जेनेरिक एलिमेंट्स ले रहा हूँ और इसे ए नाम बोलता हूँ. अभी मैं गॉसियन एलिमिनेशन इस पर अप्लाई कर सकता हूँ एंड आई कैन फॉर्म अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. सो लेट मी फॉर्म इट एंड प्लीज सी दैट वट एवर द operations that I have done for to create this upper triangular matrix or row echelon matrix, right, which is elementary row operations. तो ये जो elementary row operations है यार invertible, right, हमने specific inverse भी बताया था उनका. तो मैं sequence of elementary row operation करूँ तो उसके corresponding जो matrix मिलता है it will be the multiplication of all these elementary row operation matrix. And since each of the elementary row operation matrix is invertible, the final matrix that you get after the multiplying all these elementary row operation matrices, the final matrix will also be invertible, right? So let me say that I get something called as a U. So this is saying that there exists some sequence of row operation, or more precisely some elementary matrix होगा E, जिसे मैं लेफ्ट मल्टीप्लाई करूंगा विथ ए एंड आई विल गेट सम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. यहाँ पे मैंने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लास्ट एंट्री 3 एंट्री 0 रखी है. इट नीड नॉट हैपन दैट इट विल बी ऑलवेज 0, बट it might happen that it is non-zero as well. In upper triangular matrix, only condition is all the entries below diagonal has to be 0. But in this scenario, if you say what will be the rank, or more specifically what will be the row rank of U. So row rank of U is just a non-zero pivots, right? So यहाँ पे दो non-zero pivots हैं, U11, U22. So there are two non-zero pivots. So important thing is row operation आपने जो किए हैं, elementary row operations किए हैं, उससे आपकी रो स्पेस चेंज हुई. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड व्हेन वी डिस्कस गॉसियन एलिमिनेशन. तो जो रो रैंक होगी यू की, इट विल बी सेम एज रो रैंक ऑफ यू, राइट. सो दैट इज समथिंग वेरी एविडेंट बिकॉज इट इज प्रिजर्विंग द रो स्पेस. सो रो रैंक ऑफ ए इज एंड रो रैंक ऑफ यू इज सेम. एंड हियर इट इज सेम एज नंबर ऑफ नॉन जीरो पिवट्स एंड इट इज सेम एज 2, राइट. ठीक है. अभी आप देख रहे हो कि कॉलम रैंक ऑफ यू, राइट, कॉलम रैंक ऑफ यू कैन बी ऑल्सो सीन एज नॉन जीरो पिवट्स, नंबर ऑफ नॉन जीरो पिवट्स, बिकॉज आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक स्टेयरकेस टाइप का फॉर्म हो रहा है, एंड ये जो फर्स्ट कॉलम है इट विल बी इंडिपेंडेंट विथ सेकंड वन, राइट. सो फर्स्ट टू कॉलम विल बी इंडिपेंडेंट बिकॉज एक की पिवट ऐड हो रहा है, लेकिन थर्ड कॉलम इंडिपेंडेंट नहीं होगी. सो यहाँ पे भी आप क्या कह सकते हो कि कॉलम रैंक ऑफ यू इज ऑल्सो सेम एज अ नंबर ऑफ नॉन जीरो पिवट्स. सो दिस समथिंग दैट वी कैन से. सो वी हैव प्रूव्ड easy part, which is actually showing that rank of the upper triangular matrix, or row rank of upper triangular matrix is same as the column rank of that matrix, and that is same as the original matrix जिससे आपने upper triangular matrix ले लिया. More specifically, that is same as the row rank of original matrix, right, which is number of pivots, because row space at least change the order. Right. Now the hard part is to show that the column rank of U is same as column rank of original matrix. तो हमने बोला था कि elementary row operation जो होते हैं उससे
रो स्पेस चेंज नहीं होती, बट कॉलम स्पेस चेंज हो सकती है. So how do you prove that? How do you prove that column rank change नहीं हो रहा? Because the underlying space itself is changing, right? Elementary row operations से. So I can't say, मतलब obviously non-trivially I can't say that the column rank of A is same as column rank of U. मुझे कुछ अच्छी argument देनी पड़ेगी. So first of all, we'll prove. We'll prove this in two parts. But first, please remember this important result, which is saying that null space of any matrix will be always orthogonal to row space. तो यहाँ पे जो भी रो स्पेस पे रिजर्व हो रही है, right? Now what I am saying is, if you take any vector x, you write multiply with a, or you write multiply with u. If ax is equal to 0, then ux has to be 0, and inverse is also true. So that is something that is I am saying. Null space जो होगी a और u की चेंज नहीं होगी. Why? Because row space चेंज नहीं हो रही है, and null space is just orthogonal to the row space. So at least this is something that we can say, right? Because null space will not change. So ax is equal to 0, double implies ux is equal to 0. That at least this much we can say, right? So अगर ux 0 है तो ax 0 होगा, और अगर ax 0 है तो ux 0 होगा. And this is true for any x आप ले लो, right? So हमने ये रिजल्ट देखा है, right? If ax is 0, then ux is also 0, and ux is 0, then ax is also 0. इसलिए डबल इम्प्लाइज लिखा है. And this is true for all x in r to the n. तो हमारा जेनरिक केस अगर हम देखें तो ये मेरा कुछ इस तरीके से है. m रोज n कॉलम्स, ठीक है. अभी देखो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें प्रूव क्या करना है. हमें प्रूव ये करना है कि रैंक और कॉलम रैंक, मोर स्पेसिफिकली रैंक ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स A, right, is same as rank of column space of matrix U. Why? Because अगर आपको पता हो कि हमने बाकी इनइक्वालिटी तो प्रूव कर दी, विच इज rank of row space of A is same as rank of बोल रहा हूँ या फिर डायमेंशन बोल रहा हूँ, प्लीज टेक इट अकॉर्डिंगली. रो रैंक बोला जाता है या फिर डायमेंशन ऑफ रो स्पेस बोला जाता है. सो रैंक ऑफ रो स्पेस ऑफ यू, दिस इज ऑल्सो सेम एज रैंक ऑफ, we have seen that column space of U, right? Because this is also number of pivots. तो अभी मुझे एक ही चीज़ प्रूव करनी है कि रैंक ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ U इज सेम एज रैंक ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ A. तो मुझे इक्वालिटी मिल जाएगी, रो रैंक इज सेम एज कॉलम रैंक. तो अभी ये प्रूव करने के लिए मैं, दिस इज माई ऑब्जेक्टिव, सो आई विल गो इन 2 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप मैं इसे प्रूव करूँगा कि रैंक ऑफ जो मेरा कॉलम स्पेस ऑफ U इज ग्रेटर इक्वल टू रैंक ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ A. एंड दूसरा है, दिस इज फर्स्ट पार्ट, एंड सेकंड इज अ रिवर्स कंडीशन. तो अल्टीमेटली इट विल शो दैट बोथ आर इक्वल. सो लेट अस ट्राई टू डू दिस आर्ग्यूमेंट. So to prove this, consider a generic scenario. Let's say ये जो मेरा मैट्रिक्स है उसकी मैं कॉलम को नाम दे देता हूँ A1 प्राइम, A2 प्राइम,
एन कॉलम में, राइट, वही हम अज्यूम कर रहे हैं, ए एन प्राइम। और हमारे पास इक्वालिटी क्या है, अगर ए एक्स इक्वल टू 0 देन यू एक्स इज ऑल्सो 0, राइट। So we'll use that, but before that just consider some rank, okay? मतलब इसका कोई बेसिस आप कंसिडर कर दीजिए, you know these are n columns, you know m cross m matrix है, so n columns are there, so assume that you know first k are forming a basis without loss of generality, otherwise आप उसे interchange भी कर सकते हो and still the column space will remain same, so it doesn't matter. So you just you know consider without loss of generality that a1 prime a2 prime, you know without loss of generality this set is basis of column space of my matrix A. अभी हम ये implication यूज करते हैं. If AX is 0, then UX also has to be 0. So, let's say this is the basis. So, consider a scenario when will AX be 0? Your matrix has a first k independent column. So, it is easy to see that if AX is 0, then you say that first k entry in this X has to be 0. That is easy to see, right? Because that's the definition of independence only. Because if this A1 to AK prime are independent, then the only way the linear combination is 0 is all the multipliers has to be 0, right? That's the definition of independence. So this has to be 0. ये मतलब k prime entry k entry आप ले लो वो 0 ही होगी, बाकी कुछ भी हो सकती है, बाकी मुझे नहीं पता. At least I can say this thing. This is something we got through using a definition of independent vectors, set of independent vectors. Now, all those x जिसके करस्पॉन्डिंग ax 0 है उसके करस्पॉन्डिंग ux भी 0 होगा, right? This is something that we have already seen, right? So what I can say, the first k column of u is also independent, right? So ax is equal to 0 is double implying ux equal to 0, and it is also saying that first k coordinates of x are 0. So what I can say, the first k vector of u is 0. For the first k vector the first k column vector of u has to be independent, right? This is something that I can say. The first k column vectors u has to be, right? Because अगर linearly independent होता तो I will have a sum x जिसके corresponding you know first k coordinate non-zero होंगे and still ux 0 होगा. But such a x does not exist, you know, because we have assumed that first k column vectors of A are basis of a column space of matrix A, right? So what does this say कि भाई मेरे पास k वेक्टर है कॉलम वेक्टर A में, तो मैं एटलीस्ट k वेक्टर तो निकाल ही सकता हूँ U में से,
ठीक है, तो अब आई मीन द के इंडिपेंडेंट वेक्टर है ए में, तो आई हैव अ के इंडिपेंडेंट वेक्टर इन यू. So this is saying that dimension of column space of U is greater or equal to K, which is same as a dimension of column space of A. ठीक है, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए K होगा. Now I have to prove the reverse thing, that dimension of column space of U has to be less or equal to dimension of column space of A. ठीक है, so we will prove the reverse thing now. तो अभी इसके लिए आप देखो कि ए में से यू आपको कैसे मिला. आपके पास ए था, है ना, आपने लेफ्ट मल्टीप्लाई किया विथ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस. सो सम एलिमेंट्री ई is a elementary row operation matrix or a multiplication of elementary row operation matrices which is invertible. And आपने अल्टीमेटली अचीव किया E times A which is nothing but my U. This is something that we have achieved. So, consider a reverse scenario. Consider a reverse scenario. That means dimension of column space of U is strictly greater than dimension of column space of A. What does this say? What does this say? That says that there exists some set of vectors, let's say x1, xr, such that r is strictly greater than k and all these vectors x1 belongs to column space of U, x2 belongs to column space of U, and likewise. In general, xi has to belong into column space of U. अभी आप सोचो कि क्या ऐसा हो सकता है क्या. अल्टीमेटली द वेक्टर इन कॉलम स्पेस ऑफ यू बनता कैसे. कोई भी वेक्टर आप लो x, वो सबसे पहले a से मल्टीप्लाई होता है. सो x को ax बनता है पहले तो, फिर वो जो वेक्टर आया उसमें से फिर e ax मिलता है और फिर आपको जो ओरिजिनल फाइनल वेक्टर मिलता है. तो आप कह रहे हो कि RHS में मेरे पास ऐसे R वेक्टर मिल गए ऑलरेडी, x1, x2, xr वेक्टर मिल गए R ग्रेटर देन के, और सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है. आप सोचो ऐसा पॉसिबल है कि नहीं. आप सिंपल फंक्शन की डेफिनेशन सोचो कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या कह रही है. x इज कमिंग फ्रॉम वेयर, यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है, विच इज डोमेन ऑफ द फंक्शन, है ना. डोमेन ऑफ द फंक्शन मेरा है r टू दी n, इज कमिंग फ्रॉम r टू दी n. अभी ax क्या कर रहा है, ax उस स्पेसिफिक वेक्टर को रेंज में डाल रहा है. तो रेंज में डाल रहा है तो हमने बोला कि भाई ओके रेंज में डाल रहा है, उससे जो सबस्पेस बनेगी वो कई डायमेंशन होगी, राइट. तो दिस इज इन सम सबस्पेस, और द रेंज हियर इज इन सम सबस्पेस, नो, सबस्पेस ऑफ डायमेंशन के. अभी क्या हो रहा है, मैं उसे E से मल्टीप्लाई कर रहा हूं.
एनी वेक्टर में ले रहा हूं कोई भी एक सब स्पेस में से, कोई भी लीनियर ऑपरेटर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, राइट, बिकॉज यहां पे मैंने ई से मल्टीप्लाई किया, दैट इज नथिंग बट माई लीनियर ऑपरेटर, इज माई लीनियर ऑपरेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इनवर्टिबल, फाइन, बट स्टिल इट इज अ लीनियर ऑपरेटर. So, what can happen to the range of this entire matrix? Can it be more than K? I mean, the dimension of subspace formed by it, can it be more than K? Using the standard definition of the invertible matrices that we know. So, in general, simple inverse function से अगर आप relate करो तो inverse function क्या कहता है कि कोई भी f है ना, आप कोई डोमेन लो, लेट्स से ए और बी, है ना, ए और कोई भी दूसरा नाम दे देता हूँ, है ना, दिस इज डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन. सो इफ एफ इज इनवर्टिबल, तो हमने देखा था ऑन टू फंक्शन देखा था, वन टू वन फंक्शन देखा था, एंड हमने देखा था कि वन टू मैनी, राइट, अलग अलग फंक्शन के टाइप होते थे. तो ऑन टू फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या थी? कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन इज लेस और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ, सॉरी, कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन इज लेस और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन. वन टू मैनी में रिवर्स था. वन टू वन फंक्शन या फिर इन्वर्टिबल फंक्शन में क्या था, दोनों की कार्डिनलिटी सेम होगी, अज्यूमिंग दैट बोथ आर finite domains या फिर countable sets. So if f is invertible, we have already seen that cardinality of domain and cardinality of codomain has same. Obviously जब हम subspace की बात करते तो the set itself is not countable, it is uncountable set, but we can talk the same language in terms of dimension, right? So यहाँ पे जो डायमेंशन है k, राइट, इफ e इज इन्वर्टिबल, इसका जो द डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ ax has to be same as dimension of range of e times ax. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेंज होगी, राइट, इट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रेंज विल बी ऑलवेज लेस और इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द डोमेन, राइट, बिकॉज हमने उसी हिसाब से रेंज और कोडोमेन डिफाइन किया है, राइट. प्लीज ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट ऑफ रिगार्डिंग दिस थ्री कॉन्सेप्ट्स, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. व्हाट आर द डिफरेंसेस? Okay, so you can see that even in uncountable case, the dimension cannot increase even if E is not invertible. It will remain same if E is invertible. So in any function, this is not only true for E. मुझे ज़रूरत नहीं है to utilize the property that E is invertible. Even if E is not invertible, still I can say that for any matrix, you can say that for any matrix dimension, let's say I take a two matrix A or some different matrix, let's say M1 and M2, dimension of range of M1 is less or equal to always dimension of range of M2 times M1. पहले M1 मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर M2 को मल्टीप्लाई. दिस विल बी ऑलवेज दिस फॉर एनी टू मैट्रिक्स, अज्यूमिंग दैट उसके जो डायमेंशन है आर अलाउइंग मी टू परफॉर्म दिस M2 टाइम्स M1 ऑपरेशन, बिकॉज फंक्शन की डेफिनेशन ही वही है, राइट. So this will always be true. In particular जहाँ पे E invertible है, this is because E is invertible. I can say that instead of less or equal to, I can say that
it is exactly equal to, right? ठीक है. So I have proved, at least intuitively I have proved that this were the second property that I wanted, right? Okay, so first property ये थी, second इसकी reverse है, that rank of column space of matrix A has to be greater or equal to, right, rank of column space of matrix U or range of matrix U. Okay, so we have gotten our desired result which we wanted, that both rank has to be same, and finally we can say this thing, that row rank is equal to column rank. Right, so ultimately I have proved that the column space की जो rank होगी for U and A has to be same, so उसकी वजह से column space of U A का rank भी same होगा. So this is saying that row rank for A and column rank of A has to be same.